नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त आप देख रहे होंगे मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ संपादक श्री एस.एन. विनोद जी हैं और हम आज मध्य प्रदेश के चुनाव पर चर्चा करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव पर चर्चा इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में दिसंबर के आसपास में इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाएंगी। अभी इलेक्शन की घोषणा तो नहीं हुई है, घोषणा बाकी है, लेकिन चुनाव जल्दी ही है। चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हमारा जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा ये है कि अभी अमित शाह जी एक चुनावी सभा कर रहे थे जिसमें उन्होंने कांग्रेस की जो बुराइयां थी बहुत सारी की। उन्होंने कांग्रेस की जो सरकार थी उसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं जो मीडिया ने नहीं दिखाया। वो आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और उस चीज को हम पूरी तरह से बताएंगे। तो सबसे पहले सर स्वागत करता हूँ आपका खबर 24 एक्सप्रेस में। जी सर, अभी अमित शाह मध्य प्रदेश में चुनावी रैली कर रहे थे, चुनावी जनसभा कर रहे थे। उसमें वो कह रहे थे कि कांग्रेस का जो शासन रहा, कमलनाथ का जो शासन रहा, वो बहुत बेकार रहा। बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। इसके अलावा जो कमलनाथ जी के जो भ्रष्टाचार, जो कथित भ्रष्टाचार थे, जिनकी अभी तक मतलब पड़ताल नहीं हुई या है या नहीं है, वो तो जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता लगेगा। खैर, राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहता है। उन्होंने जो आरोप लगाए, सर कमलनाथ की जो सरकार है 1 साल 93 दिन सत्ता में रही है। इससे पहले 2003 से लेकर और अभी 2023 है। कमलनाथ के टर्म को अगर निकाल दिया जाए तो तब से बीजेपी सत्ता में आसीन है। इससे पहले भी बीजेपी सत्ता में रही है, यानी कि 1990 के आसपास में भी सत्ता में रही है और इसके बाद भी सत्ता में रही है। लेकिन 2003 से कमलनाथ के टर्म को निकाल के लगातार सत्ता में है। तो आप सोचिए कि 2003 से लेकर 2023 अब चल रहा है। 20 साल में, यानी 19 साल कुछ लगभग 20 साल, लगभग 20 साल कह सकते हैं सत्ता में रहे हैं। कमलनाथ का जो टर्म है 1 साल 93 दिन का रहा। 1 साल 93 दिन और आपके 20 साल। अब आप बताइए सर कि जो मध्य प्रदेश में बहुत राजनीतिक उठापटक हुए, कांग्रेस ने पूरी तरह से जो सीट जीती और उसके बाद क्या हुआ ये चीज आप भी अच्छे से जानते, वरिष्ठ संपादक रहे हैं आप। सर जो अभी मध्य प्रदेश में हो रहा है इस पे आप कहां तक सहमत हैं, या फिर अमित शाह की बात से आप कहां तक सहमत हैं? देखिए, ये एक दुर्भाग्य है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है जी, सॉरी। और ये राजनीति में गिरते स्तर जी का भी एक उदाहरण है। ये बहुत बड़ी विडंबना है जी, बल्कि इसे एक राजनीतिक व्याधि के रूप में लिया जा सकता है कि देश का गृह मंत्री और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में नंबर 2 का स्थान प्राप्त व्यक्ति, बिल्कुल अमित शाह जी, चुनाव प्रचार में आते हैं, स्वाभाविक है, ठीक आएंगे। लेकिन आने के बाद वो पिछली सरकार जो कुछ दिनों की सरकार थी, हाँ, चंद दिनों की सरकार थी, कमलनाथ की सरकार, जी जी जी, उसका उल्लेख करते हैं, बिल्कुल, उसे भ्रष्ट बताते हैं और उस आधार पर वो वोट मांगते हैं। ये सिर्फ अमित शाह के नहीं है, जैसे मैंने कहा कि यह एक जो राजनीतिक स्वरूप चरित्र में जो गिरावट आई है उसका उदाहरण है जी। कि आप दूसरे जो प्रतिद्वंदी सरकारें रही हैं उनके कथित भ्रष्टाचारों की चर्चा करेंगे, उनके ऊपर लगे आरोपों की चर्चा करेंगे, स्वयं की बात नहीं करते। बिल्कुल, जबकि होना यह चाहिए एक स्वस्थ लोकतंत्र में एक स्वस्थ परंपरा आरंभ में थी, बिल्कुल, जो सने सने खत्म हो गई जी, उसका चरण हुआ। आप अपनी बात लोगों को बताएं, आप आम जनता अर्थात मतदाता के लिए क्या करना चाहते हैं वो चीज बताएं, यह बताएं, बिल्कुल, अपनी योजनाओं को उनके सामने रखें, आपके समझ कुछ उपलब्धियां हैं अवश्य उनको बताएं, लेकिन आप अपने प्रतिद्वंदी की कथित खामियों, भ्रष्टाचार, कमियों को अगर बता के मिला जाए तो मतलब आप शुरुआत कर रहे हैं नकारात्मक राजनीति से। आप इस पर शुरुआत करें जी। आपने अमित शाह की चर्चा की, अपने भाषण में उन्होंने नकारात्मक शब्द का भी इस्तेमाल किया है वो विपक्ष के लिए, लेकिन स्वयं कहाँ चले जाते हैं? अभी उसी चीज पे मैं भी आना चाहूंगा। अभी खैर पुराने सवाल तो हम बाद में करेंगे। अभी जो नया हालिया है, एक तो यह है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे पेपर आउट हुए।
उन पेपर आउट होने से सर बच्चों का जो भविष्य है वो खराब होता है। जो पेपर आउट यानी कि जो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, खैर राजस्थान में भी हुई और ऐसा नहीं है और जगह पे, लेकिन हम चर्चा मध्य प्रदेश के ऊपर कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में अभी पटवारी जो भर्ती घोटाला था उसमें बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। घोटाला क्या था कि जो पेपर है वो आउट हो गया। इसके अलावा एक भाजपा के नेता थे, उन्हीं के स्कूल से कई सारे बच्चे टॉपर हो गए। और जब टॉपर से एक लीडिंग न्यूज़ पोर्टल है और उसको यूट्यूब चैनल भी कह सकते हैं, बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, उन्होंने जब इस पर प्रोग्राम किया तो वो बच्चे जो जॉब में अपीयर हुए हैं, जो पास हो गए, उनसे सवाल के जवाब नहीं दिए गए। नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री कौन है ये भी नहीं बता सके, वो ये भी नहीं बता तो आप सोचिए वो टॉपर कैसे हुए, इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये किसकी गवर्नमेंट में हुआ? शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट में। और ये किसके स्कूल में हुआ? जो भाजपा के बड़े नेता थे उनके स्कूल के वो सारे बच्चे थे। तो आप ये बताइए कि सर क्या ये घोटाला नहीं है? तो लेटेस्ट घोटाला है। नहीं, बिल्कुल घोटाला है। हाँ। और इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं होती है। और इसके लिए जो हमारी बिरादरी के जो लोग हैं, जी जी जी, उस पर भी कोई पैनल नहीं बैठता। जो खबरिया चैनल है उस पर चर्चा नहीं चलेगी, कोई बहस नहीं सर, कोई मुर्गे नहीं लड़ाए जाते। हम मुर्गे लड़ाना वाला बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति का स्तर तो सभी जानते हैं, आज देश की आम जनता बच्चा बच्चा जानता है कि राजनीति का स्तर कितना निम्न कोटि का हो गया है जी। लेकिन उसके साथ जो चर्चा आपने की, बात छेड़ी हमारी बिरादरी की पत्रकारिता की, हम क्या कर रहे हैं? हाँ। ना, हमारे ऊपर बहुत बड़ा सामाजिक दायित्व है। जी बिल्कुल। आज देश की जनता हमारी और टकटकी भरी निगाहें से देखती हैं जी। हर मुद्दे पर वो हमसे जानकारी चाहती है। बिल्कुल सर। तो अगर हम उनको सच की जानकारी नहीं देंगे तो यह एक गद्दारी, विश्वासघात होता है। बिल्कुल। बल्कि अब स्थिति ये हो गई है कि सच के ऊपर आप काली चादर डाल करके आप मिथ्या का प्रचार करते हैं। बिल्कुल। मतलब पूरे देश को, पूरे समाज को आप गुमराह करते हैं, भ्रमित करते हैं, उसे गलत राह दिखाते हैं। इस पर अंकुश बहुत ही आवश्यक है। जी। मैं फिर दोहरा दूं, आप राजनेताओं, राजदलों की बात छोड़ दीजिए, वो सर्वविदित है। वो वोट के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जी। हम जनता जब हम पर इतना विश्वास कर रही है और हमारा जो पत्रकारीय धर्म है, अगर उसका हम निर्वाह नहीं करते, उसके साथ स्वयं विश्वासघात करते हैं, बिल्कुल, तो यह देश और समाज के साथ विश्वासघात हुआ। बिल्कुल। और मैं बता दूं कि आज जिस स्तर के गिरावट की बात हम कर रहे हैं, उसके लिए ठीक है, राजनेता, राजदल दोषी हैं, लेकिन हम भी कम दोषी नहीं है। अभी सर मैं इस पे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसी चीज पे मैं आना चाहूंगा। आपने कहा कि पत्रकार बिरादरी भी बहुत बुरी तरह से दोषी है। सर मध्य प्रदेश की ही एक घटना मैं आपको याद दिला दूं। व्यापम घोटाला हुआ था मध्य प्रदेश में, आपको पूरी तरह से ज्ञात होगा। सर मध्य प्रदेश में जब व्यापम घोटाला हुआ तो इसकी तहकीकात एक पत्रकार ने की। मैं पत्रकार की जो डिटेल है वो स्क्रीन पर भी शेयर कर दूंगा। सर वो जो पत्रकार थे एक बहुत बड़े न्यूज चैनल के पत्रकार थे, और उनकी जो डेड बॉडी थी वो रेलवे लाइन पर पड़ी मिली संदिग्ध अवस्था में। संदिग्ध अवस्था में क्या, वो ट्रेन से कट गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या साबित करने की कोशिश की गई और जांच अभी तक चल रही है। क्या हुआ कुछ कोई नहीं जानता सर। तो सर वही पत्रकार जो व्यापम घोटाले को उजागर किया, उनकी डेड बॉडी रेलवे लाइन पर मिलती है। इसके अलावा व्यापम घोटाले के एक दोषी भी थे, उनकी भी हत्या हो जाती है। इसके अलावा कुछ और भी व्यापम घोटाले से जुड़े लोग थे, उनकी भी हत्या हो जाती है। सर जब घोटाले को उजागर करने की कोशिश की गई, उन लोगों की हत्या हो गई। किसकी सरकार थी सर? वो आप प्लीज प्रकाश डालें। नहीं, देखिए स्थिति ये होती है, ये जो आपने उदाहरण दिया जी, इससे क्या होता है कि पत्रकारों का मनोबल गिरता है। बिल्कुल। और ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं। बिल्कुल हुई हैं सर। अब इसमें ये देखें किसकी सरकार है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उसके लिए कैसी जांच हुई और क्या कार्रवाई हुई। सर अभी तक भी कुछ निकल के नहीं आया। तो इसलिए निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार भी कटघरे में खड़ी होती है। बिल्कुल, यह तो स्पष्ट है। यह कार्रवाई नहीं होना या उचित कार्रवाई नहीं होना, यह संदेह प्रकट करता है कि कहीं इसमें
इस पूरी साजिश के पीछे सत्ता पक्ष की मौन सहमति तो नहीं थी? बिल्कुल कह सकते यह सवाल उठता है और इसकी चर्चा हुई, इस मामले में भी चर्चा हुई। एक पत्रकार की मौत हो जाती है, बहुत बड़ा सवाल है, और वो भी पत्रकार जिसकी मौत होती है वो व्यापम घोटाले में उसको उजागर करने के लिए, मतलब वो नहीं, उसने बल्कि अपने बलि दी, अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन कुर्बानी कर्तव्य, अपने पत्रकारीय धर्म के निर्वाह करते हुए। लेकिन अगर हम कहें तो वो कुर्बानी व्यर्थ गई, क्योंकि उसके बाद भी सत्ता में आए नहीं, शिवराज सिंह। यही चीज होता है, यहाँ फिर वो चूक जो है हमारी बिरादरी की है। बिल्कुल। उस मुद्दे को हमने कितना आगे बढ़ाया, या जनता के बीच अगर उसके हम ले जाते हैं, और उसमें जो दोषी जो भी थे, मैं किसी पक्ष राजदल की बात नाम नहीं ले रहा, जो भी दोषी था उसे व्यापक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर कटघरे में खड़ा करना चाहिए था जनता की नजरों में। सर, एक फिर टोकना चाहूंगा, आप जैसे फिर पत्रकार बिरादरी की बात करें, मैं फिर उसी पे आऊंगा। आप बहुत बड़े बड़े चैनल्स में संपादक रहे हैं, इसके अलावा प्रभात खबर आपके लिए जाना जाता है, और भी बहुत सारे हैं, देश प्राण हैं, लोकमत हैं, और भी बड़े बड़े नाम आपके साथ जुड़े रहे हैं। आप संपादक रहे हैं, सपोज करिए सर, आपके जहाँ पे आप संपादक थे वहीं पर इस तरीके की कोई खबर होती, उजागर करा होता और पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला होता, तो आप इसको कैसे देखते? क्योंकि जो बड़ा चैनल है, मेरे हिसाब से उस बड़े चैनल ने कुछ नहीं देखा, इसमें कुछ नहीं किया, तो आप अगर उस जगह पे आप होते तो आप क्या करते सर? नहीं, अब इसमें आपने बहुत दिलचस्प सवाल पूछा है, मैं उदाहरण देना चाहूंगा। ये आरंभ से ऐसी स्थितियां मेरे सामने आई, से विषम स्थितियां आई, लेकिन मैंने कभी भी अपने दायित्व का और पत्रकारीय धर्म के साथ समझौता नहीं किया। जी। आप पिछली बातें छोड़ दी, आपने चूंकि लोकमत की भी चर्चा की। जी। हमारे एक मुख्य संवाददाता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, उसको एक मुद्दा बना। मैंने उस समय के तत्कालीन पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नर से बातचीत की। उन्होंने जो मुझे जानकारी दी, मुझे बोला कि उसके साथ वो जो संबंधी जो पीआई था वो भी बैठा हुआ था जी, वहां बैठा था। उन्होंने ये बताया कि साहब, एक वो झुग्गी झोपड़ी को लेकर विवाद था, कुछ असंतुष्टों का वो मोर्चा था। जी जी जी। उसमें भी वो सामने थे, बल्कि वहां जो डीसीपी थे उन्होंने ये कहा, वो भी मौजूद थे, मैं तो उनको जानता था, मैंने तो उनको जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने, मैंने इनफैक्ट ही वॉलंटियर हिज अरेस्ट। ओके। चूंकि वो एक्टिविस्ट रहे हुए हैं, आज भी हैं, वैसा कर सकते। मेरे मन में आया कि हाँ, उन्होंने कहा कि हम जुलूस में साथ हैं, उनके साथ हटेंगे क्यों, उन्होंने दिया होगा। लेकिन जब मैंने कहा उस समय कि आप इसको, फिर तो ठीक है, वो आप जमानत दीजिए, तब वो पीआई बोलता है इन्हें इस पर जो धाराएं लगी हैं उसे बहुत सारे जो नॉन अवेलेबल है, सो अदालत सही होगा। उस दिन छुट्टी का दिन था, मुझे अगर ठीक से याद हो तो महालया के दिन था, छुट्टी थी जी। उन्होंने कहा कि हम लोग मजिस्ट्रेट के घर पर पेश करेंगे, वहां से जमानत ले पाए। तो मैंने पूछा कौन सी धारा लगी, तो और धाराओं के अलावा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर जी। तो मैं जिसको बोलता हूँ, मैंने आप बोलचाल में मैं अपना आपा मैंने खो दिया। मैंने कहा उस समय पुलिस आयुक्त से और उस डीसीपी से, कभी आपने कहा कि वो झुग्गी झोपड़ी के लेके वो मोर्चा का मामला था जिसमें हमारे मुख्य संवाददाता सामने संवाददाता, हाँ, उसने क्या, और ये 307 कहां से आ गया? सही बात है, अटेम्प्ट टू मर्डर कहां से आ गया जी? ये लेके काफी मैंने, खैर उसको जो बोलना था बोला। मजिस्ट्रेट के गया, जमानत तो तुरंत 2 मिनट के अंदर में जमानत हुई, और उस समय एक तरह से स्ट्रिक्चर पास किया मजिस्ट्रेट ने उस गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के खिलाफ। ये कोई मामला था, ये क्या उनसे गिरफ्तारी। लेकिन इसे मैंने, अब चूंकि वो गिरफ्तार हो चुका था, मामला बनाया जा रहा था, तो चला गया। बिल्कुल। मैंने स्पष्ट अपने सहयोगी को यह निर्देश दिया कि आप किसी भी तारीख में अदालत में नहीं जाओगे, क्योंकि तब तक हमारी मांग हो चुकी थी कि सरकार मुकदमा वापस ले, जो मामला वापस ले, और जो संबंधित पुलिस अधिकारी जिन्होंने ये किया उन्हें निलंबित किया, उनके खिलाफ कार्रवाई। कौन सी सरकार थी उस वक्त में, किस पार्टी की सरकार? कांग्रेस की सरकार थी, मुझे याद है, शरद पवार मुख्यमंत्री थे जी। नहीं सब। तो ये मैंने कहा, ये मैंने उससे इस मुद्दा बनाया हुआ था, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हुई। बिल्कुल, है ना। वो जो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन है, के विक्रम राव थे उसके अध्यक्ष, उनका टेलीफोन आया हैदराबाद से, मैंने पूरे राष्ट्र, लेकिन मैंने कोई
अब ध्यान रखिए, जो आपने सवाल किया उसके बाद, हमारे अखबार के मालिक कौन थे? कांग्रेस के सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर। बिल्कुल, ध्यान रखिए, बिल्कुल। वो प्रतिदिन, मैंने कई तो प्रथम पृष्ठ पर मैंने विशेष संपादकीय लिखकर पुलिस की ऐसे की तैसे की थी। जी, सरकार की भी किया आपने। सरकार, वो तो पुलिस की हो तो सरकार के हो गई, सरकार की हो गई, है ना? जी, जी। और कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार, और कांग्रेस के मंत्री थे। मैं बता रहा, ये बार बार हो रहा था। यह मामला एक बार कैबिनेट में उठा। शरद पवार मुख्यमंत्री थे, हमारे जो मालिक थे जवाहरलाल नेहरू, उन्हें हर कोई बाबूजी कहा करते थे। बिल्कुल। कैबिनेट मीटिंग में शरद पवार ने कहा, बाबूजी ये क्या हो रहा है? उनका जवाब था, देखिए वो हमारे संपादक हैं, वो क्या लिखते हैं क्या लिखते हैं उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। बिल्कुल। और अगर वो सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं तो मेरे खिलाफ लिख रहे हैं, मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूं। बिल्कुल सही बात, तकनीकी बिल्कुल सही है जी। ये हुआ तो, और भी बता दूं कि ये बात बाबूजी ने मुझे नहीं बताई, ये बात एक मौके पर शरद पवार ने नागपुर में भेंट होने पर बताई। जी। उन्होंने कहा था कि सैल्यूट टू बाबूजी, कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने ऐसे आपके लिए जवाब दिया था। जी। तो एक स्टैंड लिया हमने। जी। कहीं भी कुछ वो होता था कि साहब कांग्रेस के सरकार के खिलाफ लिखे, सरकार के खिलाफ लिखे। उसी अखबार में और भी हुआ था। जी। 89 के जनवरी में अखबार लोकमत समाचार इसके बाद संपादक बन के आया था, वो लॉन्च हुआ था, और उसी वर्ष लोकसभा का चुनाव हो गया था 89। अब स्थिति ये थी कि अनेक अखबार जो थे, जो सरकार के पक्षधर थे, जी, वो जो संख्या बल बता रहे थे कितनी सीटें जीतेंगे, ये विदर्भ की बात के लिए 11 लोकसभा की सीटें उस समय थी। जी जी जी। बहुत सारे अखबारों में हेडलाइंस आता था विदर्भ में 11 के 11 की सीटें कांग्रेस की झोली में। मैंने अपना आकलन कर विदर्भ में कांग्रेस को मात्र 5, विपक्ष को 6। जी। बहुत सारी वैसी सीटें थी जो को हमारे जो सहयोगी, जो मेरा मराठी अखबार था, वो एक उम्मीदवार को 2 लाख वोट से जितवा रहा है। उसी दिन हमारे यहाँ छप रहा है कि उसकी जमानत जब्त हो रही है। एक फ्लोर सब निकाल रहे हैं, मराठी हिंदी एक फ्लोर से निकल रहा है। अच्छा, आप हिंदी में निकाल रहे थे? मराठी में अलग खबर निकाल। वो 2 लाख वोट से जितवा रहा है और वही उम्मीदवार हिंदी में उसकी जमानत जब्त हो रही है। जी, यह स्थिति थी। बल्कि उसी में एक बार ऐसा हुआ, एक दिन विलंब रात्रि को बाबूजी का टेलीफोन यवतमाल से आया, यवतमाल उनका जो निवास हुआ रात को विलंब रात्रि को आया। जैसे आम राजनेता जो कहते हैं वो टोन था कि अरे भाई विनोद जी, अब थोड़ी बहुत हम लोग भी तो मदद कर दीजिए। मालिक थे अखबार के, ध्यान रखिए, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मालिक थे। मेरी नजर घड़ी पड़ी कितने विलंब रात्रि को, मैं समझ गया को फोन करवाया गया है ना। हुआ भी वही, जब दूसरे दिन नागपुर आए तो बुला के कि भाई सब पार्टी वाले आ गए कि देखिए आपके हिंदी में क्या लिखा जा रहा है जी, है ना। तो मैंने फोन किया, आप जैसे निकालते लिख रहे हैं वैसे कीजिए, हमारा कोई उसमें नहीं। ये स्थिति, हमने कभी समझौता नहीं किया, और ये नहीं कि मुझे सत्ता पक्ष के खिलाफ जाना है। जो तथ्य, जो सच्चाई है, बिल्कुल उसके साथ आप थे। मेरा वो धर्म है पाठक को बताना, जो मैं कर रहा था, उसमें कभी कोई भी समझौता नहीं किया। और वो जो मैं वो जो बता रहा था, वो जो मामला था मेरे मुख्य संवाददाता गिरफ्तारी का, बिल्कुल वो मामला चलता रहा। ये जब इतनी स्थिति, और अंत में सरकार को मामला वापस लेना पड़ा। जी, सरकार ने सारे मुकदमे वापस लिए। तो ये सर संपादक, जो मुख्य संपादक होते हैं, उनकी बढ़ाई कही जाएगी, यानी कि आपकी बढ़ाई कही जाएगी। अभी जो संपादक तो छोड़ दीजिए, यानी कि जो मालिक हैं, आपके जो अखबार के मालिक थे दरदा जी, उनकी भी, जो बाबूजी हैं, उनकी भी तारीफ की जाएगी कि उन्होंने आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाला, मालिक होते हुए अखबार के। लेकिन आज के मालिक राज्यसभा के सांसद होते हैं, और जिस वो पार्टी से सांसद हैं, उस पार्टी की तरफ से अपने संपादक के ऊपर दबाव डाला जाता है बाकायदा, और जैसी खबरें प्लॉट की जाती हैं वैसी ही खबरें चलाई जाती हैं। यानी कि खबरें प्लॉट होती हैं, प्लांट होती हैं, वैसे नहीं होती हैं जो पहले खबरें आप लोग सच्चाई के साथ चलाते थे। तो मध्य प्रदेश में भी वैसा ही हो रहा है। व्यापम घोटाले के साथ जो हुआ सर, वो पूरी तरह से प्लांट खबरें थी। जिस चैनल का वो पत्रकार था, उस चैनल ने उस पत्रकार की मेरे हिसाब से तो मदद बिल्कुल भी नहीं की। नहीं, देखिए आप जो कहें बिल्कुल सही। इसमें आता है अब ये दो, एक चर्चा के प्रबंधन और संपादकीय पक्ष, बिल्कुल इन दोनों में समन्वय, और यह निर्भर करता है, एक फैशन में है अमूमन मालिक को दोष
पत्रकार मालिक को दोष, अब क्या करे, मालिक रह सका है जी। मैं इससे सहमत नहीं, पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। मालिक प्रेशर डाला, छोड़ दीजिए नौकरी। नहीं छोड़, आप समझाइए। हाँ, ये संपादक के ऊपर निर्भर करता है जी। जो मेरे साथ हुआ, जब भी ऐसा कुछ इशू आया है, हम लोग बैठे आपके सामने, चर्चा हुई, और कोई भी मालिक जो उसकी जो प्रतिष्ठा है अखबार की, उसके साथ समझौता नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका जो गौरव है, अखबार का गौरव है, उससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। या अगर राजनीति में, जैसे अपने राज्यसभा से राजनीति में है, तो वहां भी सहायता हुई है। अगर अखबार का मान है बड़ा हुआ है, अगर उसकी विश्वसनीयता काम है, तब उनकी इज्जत है। इसलिए वहां कभी नहीं चाहेगा वो कि वहां कोई, यहाँ पर संपादक के साथ, संपादक की भूमिका क्या है, संपादक उसको समझाता है, जो हम लोग, जो कई बार मेरे ऊपर मैंने बैठकर चर्चा की है, ऐसा नहीं। तो ये उस पर निर्भर करता है, उसमें मालिकों को दोष देना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। और अभी आपने लेकिन चर्चा नहीं है, वो एक और बता दो, जो तो मैंने अपने बताया उससे मैं चपने का। आज मुझे लगभग 20 वर्ष हो गए लोकमत से पृथक हुए, बिल्कुल ये संबंध है। अभी पिछले 2-3 सप्ताह पूर्व या उसके पर वहां के जो मालिक है, नाम लिया, उनके ऊपर कुछ आरोप लगे, कुछ कानूनी कार्रवाई भी हुई, कुछ घोटालों को लेकर के। जी बिल्कुल। वह खबर उस अखबार में प्रथम पृष्ठ पर छपी, मालिक की खबर नाम के साथ। अभी ये तो 2 हफ्ते पहले की बात है, जबकि आप भी संपादक नहीं थे, संपादक कोई और। मतलब एक देखिए, वहां एक संस्कृति, एक संस्कृति चल रही है, अभी भी चल रही है। मालिक के खिलाफ, मालिक पर एक सरकार का आरोप लगा, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनका आरोपी बनाया गया कोर्ट में, वो खबर प्रथम पृष्ठ पर नाम के साथ छपती है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है सर। ये अभी क्यों बता रहे, ये सबके लिए उदाहरण है, सारे न्यूज चैनल के लिए उदाहरण है, सारे पत्रकारों के लिए उदाहरण, सारे अखबारों के लिए, सारे पत्रकारों के, मालिकों के लिए, संपादकों के उदाहरण है। तो आज अगर लोकमत, जिसको हम बोलते हैं कि एम्पायर खड़ा है, कि उसकी विश्वसनीयता कायम है, उसका कारण यह है, ये कारण कि खबरों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया गया। अब वापस हम मध्य प्रदेश के ऊपर आ जाते हैं सर। जी। मध्य प्रदेश में अभी जो हालिया सर्वे हुए, आरएसएस का भी सर्वे हुआ, इसके अलावा भाजपा ने भी सर्वे करवाए। सर्वे में स्थिति जो भाजपा की है वो लगातार कमजोर होती रही। पहले जो सर्वे था, यानी कि अब से 2 साल पहले सर्वे था, वो 100 सीट जिता रहा था। उसके बाद जो सर्वे हुआ 65 सीट जिताई। उसके बाद जो सर्वे हुआ उसमें 35 सीट जिताई। यानी कि भाजपा का जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से गिरा। और हम लोगों ने भी जो सर्वे किया मध्य प्रदेश के अंदर, खुद भाजपा के नेताओं में असंतुष्ट है। यानी कि जो भाजपा के नेता हैं वो भी अपने जो यानी कि संगठन है, संगठन से वो खुश नहीं है, कहीं ना कहीं वो नेताओं से नाखुश नजर आ रहे हैं। तो सर ऐसी चीजें अभी आने वाले रिजल्ट में अगर यही चीजें स्पष्ट हो गई, कांग्रेस के पक्ष में ये चुनाव चला गया, तो इसके बाद क्या बेंगलोर की तरह स्थिति होगी, यानी कि कर्नाटक की तरह स्थिति होगी? इसके 2 पहलू आपने ये बताया। जैसे कहा कि अब बीच का कुछ अगर 1-1.25 साल निकाल दे, बिल्कुल तो लगातार कई दशक से भाजपा की सरकार है। लेकिन ये मध्य प्रदेश का एक मामला नहीं, अभी राष्ट्रीय स्तर पर मतदाता अर्थात आम जनता के बीच में असंतोष व्याप्त है जी। और इसका प्रमुख कारण महंगाई, बिल्कुल, और महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके बाद बेरोजगारी, अराजकता है। नहीं, ये दो नहीं, महंगाई और बेरोजगारी ऐसा मुद्दा है कि हर परिवार समाज का त्रस्त है। बिल्कुल, यह असंतोष बहुत भयानक है। उसका असर वहां मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है। आपने जो कहा जी सर्वे की बात करी, तो यह जैसे कहना कि हो सकता है, वैसे चुनाव में भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज के दिन अभी जब हम बात कर रहे हैं तो यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि वहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी जी। वैसे मैंने कहा कि मतदान की पूर्व रात्रि में आधी रात को भी आजकल हवा का रुख बदल जाता है। बिल्कुल, यह सही है। लेकिन आज मैं कह रहा आज अभी जब हम बात कर रहे हैं उस समय की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां नहीं बनेगी, कांग्रेस सत्ता में आएगी जी। ये तो, और उसके कई कारण है। एक तो बताया कि असंतोष जी, और संगठन के स्तर, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत संगठन है, बूथ के स्तर पर उसने अपनी व्यवस्था की हुई है, एक एक बूथ के पर बिल्कुल कई के लोग हैं, ये सब है। लेकिन इस असंतोष का लाभ उठाते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता जो कमलनाथ है, पूर्व मुख्यमंत्री, जी जी,
उनकी सांगठनिक क्षमता भी है ना अतुल्य है और इसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। मैंने कहा कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो संतोष का वातावरण पूरे देश में, उसका राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस लाभ नहीं उठा पा रही है, नहीं उठा पा रही जैसा उठा जाए, लेकिन मध्य प्रदेश में प्रदेश के स्तर पर कमल लाते उसका भरपूर लाभ उठाया जी। और इसका परिणाम ये होगा जो आज भी बढ़ा, ये आज की स्थिति ये है कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, शिवराज सिंह चौहान की अर्थात भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। चलिए, ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है जो आपने कर दी। खैर, आपने आरएसएस की जो सर्वे है उसके ऊपर मोहर लगाई है, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा, मैंने दिखा देंगे वो सर्वे आपको दिखा देंगे सर। इसके अलावा सर, जैसे आपने कहा कि कमलनाथ मुख्यमंत्री दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। खैर, ये तो हमारी भविष्यवाणी एक तरह से कह सकते हैं, भविष्यवाणी हुई, और ये सत्य होती है नहीं होती है तो इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा। अभी जो एक और बड़ा सवाल है मेरा, वो ये है कि सर, कमलनाथ पहले भी मुख्यमंत्री बने, सत्ता में आए, कांग्रेस पूरी तरह से सीट जीती, उसके बाद क्या हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अलग कर दिया गया और उनके कुछ जो विधायक थे वो पार्टी तोड़ के भाजपा के साथ चले गए। नहीं, ये तो आने वाले इलेक्शन में क्या, जो अगर कांग्रेस की सत्ता आती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, उसके बाद क्या कोई और ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं हो सकता? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की यह एक रणनीति है। नहीं तो कांग्रेस की कमजोरी नहीं बता रहा हूँ, ये भारतीय, आज में चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया जी, माने ये घोर अवसरवादी राजनीति का एक उदाहरण है। सर, अवसरवादी राजनीति तो काफी पहले से शुरू हो गई है। हाँ। मेरा जो कहना है वो ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में चले गए या फिर वापस कांग्रेस में आए, वो उनका मैटर है, अलग मैटर है। अभी मैं वही चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस वहां पे अच्छी खासी सीट जीत जाती है तो क्या मार्जिन के साथ जो विधायक हैं वो क्या अलग नहीं हो पाएंगे? ये महाराष्ट्र में भी हुआ। नहीं, ये तो देखिए आजकल ये सॉरी एक पैटर्न चल पड़ा है जी, जहां सत्ता की भूख है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों गए? वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनको सत्ता चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, है ना। नेजा ये हुआ को अलग होकर चले गए और वो केंद्र में मंत्री बना दिया। एक समझौता था, कोई डील था वो। तो ये ऐसी संभावना तो हर दल में हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा मैं एक चीज और, हाँ, लेकिन चूंकि आपने मध्य प्रदेश के पर्टिकुलरली पूछा और कमलनाथ के नेतृत्व का, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रकरण वो एक अपवाद के रूप में लीजिए जी। वहां के लोगों ने, अगर ये कमलनाथ की सरकार पूरा वापस आती है तो ये संदेश कांग्रेसियों को इसलिए मिलता है तो चूंकि वैसे कृत्य वहां हुए भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए जनता ने उनको नकार दिया और इनको सत्ता दी। इसलिए यह संभावना कम है कि कोई दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में तैयार होगा। कर्नाटक में वही हुआ था, लेकिन कर्नाटक में वापस चुनाव जीत के कांग्रेस सत्ता में आई। कर्नाटक में जबकि तोड़ा गया नहीं, ये तो मैंने कहा ना कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, हर जगह तोड़ फोड़ करके। आज महाराष्ट्र में क्या किया जी, कर्नाटक में हुआ है, हर जगह। मध्य प्रदेश में भी उनकी उस जीत करके नहीं आए थे वो। मध्य प्रदेश में पहले जज कमलनाथ की सरकार कैसे गिराई? जी बिल्कुल, सिंधिया इसी तरह तोड़ फोड़ करके आते हैं वो। बिल्कुल। और यह बने बहुत दुख लगता है, पीड़ा होती है टिप्पणी करते हुए कि इसमें राजदल जो भी हो वह मतदाता अर्थात जनता के साथ विश्वासघात करता है, छल करता है और लोकतंत्र की नींव को वे कमजोर कर रहे हैं जी। अभी खैर महाराष्ट्र की बात आई, ये बीच में कर्नाटक की बात आई, तो हम कर्नाटक की बात तो नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन महाराष्ट्र की हम बात कर सकते हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बने हैं। ये वही अजीत पवार हैं जिनके ऊपर 13,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा था। और आरोप किसने लगाया? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी यानी 70,000 करोड़ का, सॉरी 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप था। और इसको बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस खैर प्रधानमंत्री करते ही नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने जो भी मीडिया रहा हो, वाया मीडिया रहा हो, जो भी चीज़ें रही हो, वहाँ पे उन्होंने चुनावी सभाओं में भी 70,000 करोड़ के घोटाले का नाम लिया और उसमें स्पष्ट रूप से नाम लिया अजीत पवार जी का। अजीत पवार, छगन भुजबल। मैं याद दिला दूं, भोपाल में जी भोपाल के एक चुनावी सभा में उन्होंने नाम लेते हुए आरोप लगाया कि 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी। बिल्कुल। और उसके 3 दिन के बाद उसी अजीत पवार को समर्थन देने के सत्ता पक्ष में लिया और महाराष्ट्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये होता है, ये दिखाना कि आज जो मैंने कहा पहले के बाद दोहराना,
ये राजनीति में नैतिकता नाम की चीज कोई नहीं रह गई। तो सर भाजपा वॉशिंग मशीन का काम भी करती है क्या? अब ये माना जाता है, ये मजाक में चल रहा है क्या वॉशिंग मशीन इतने भ्रष्ट है वहाँ। हाँ, सब जगह किया गया, बंगाल में ही किया गया, दूसरे अन्य राज्यों में किया गया। जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए और यहाँ पर अच्छे पद पर आ गए। अब जो असम के मुख्यमंत्री बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। आज वो असम के मुख्यमंत्री, आप देखिए ट्विटर पे, अगर हम कुछ उनको बोल दे अभी तुरंत FIR हमारे ऊपर करवा दी जाएगी। नहीं, असम के मुख्यमंत्री के ऊपर इतना भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले ही लोग थे, बिल्कुल, है ना, और वो पार्टी में आ गए हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। बिल्कुल। और आज वो कितने साफ गोई के साथ वो दूसरे नेताओं के ऊपर आरोप इसलिए देखिए, ये जो कहना है यह बहुत बड़ी विडंबना है, प्रदायक है। ये हम लोग में के राजनीति में यह जो अवसरवादी राजनीति का जो बोलबाला हो गया है, अवसरवादी राजनीति में सत्ता के प्रति चाहत, सत्ता वासना से जो पीड़ित लोग हैं, इस वासना की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उनको कोई भी नैतिकता वगैरह से कोई मतलब नहीं है ना। वो समाज में लोग कहते हैं क्या मुंह दिखाओगे, कुछ नहीं, वो उसी में गौरवान्वित है कि हम मंत्री मुख्यमंत्री बन करके जो बाहर निकलेंगे तो मेरा चेहरा चमकता रहेगा। बिल्कुल, ये हो गया। इसलिए अब इस पर कैसे, क्योंकि ये इसमें पूरा समाज, और समाज छोड़ दीजिए, हमारा लोकतंत्र जो है प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल। तो इस पर अंकुश कैसे लगे, यह जिम्मेदारी, मैं फिर घूम के, मुख्य जिम्मेदारी ये पत्रकारों पर आती है कि वो एक जागरूकता अभियान चलाए इसे लेकर के, और यह लोकतंत्र के रक्षा के लिए होगा। बिल्कुल। यह किसी दल के, किसी नेता के रक्षा या उनके स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं, ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए होगा कि आम जनता के बीच एक जागरूकता अभियान चलाया जाए, ना, ताकि ऐसे तत्वों को जनता नकार दे चुनाव में। चलिए, तो सर काफ़ी अच्छा आपने मतलब जवाब दिए हैं, और मेरे हिसाब से जो जनता है वो भी इस चीज़ से सबक ले, और हमारा जो मीडिया है, हमारा मीडिया इस चीज़ को देखे। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं, बड़े संपादक रहे हैं। अगर आप ऐसी बात बोल रहे हैं तो इसका मतलब जो मामला है बहुत बेहद ही गंभीर और बेहद ही खतरनाक है, और देश के लिए कहीं भी अच्छा नहीं है। तो खैर, इसी के साथ में आज का हम प्रोग्राम यहीं पर समाप्त करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, और जनता के जो सवाल थे उनका भी आपने बखूबी जवाब दिया। तो इसी के साथ मैं मनीष कुमार अंकुर, नागपुर से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।